बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। मौजूदा हालात जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन ने और हुकूमत ने अवामी राब्तों में तेज़ी लाना शुरू कर दी है और एक तरफ अगर देखा जाए अवामी राब्तों के साथ साथ इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुलाकातें जो हैं वो ज़ोरों शोर से चल रही हैं। इमरान खान साहब बज़ाते खुद जा रहे हैं और अपोजिशन के लोगों से भी मिलने की कोशिश की जा रही है, तो इत्तेहादी जमातों के लोगों से भी मिल रहे हैं और जलसों में ये बात वो काफ़ी पुरएतमाद तरीके से कहते हुए नजर आते हैं कि अगर अदम एतमाद की बात करते हैं आप, तो वोटिंग वाले दिन हाउस में आप ही के लोग हमें वोट कास्ट करेंगे। इसी के साथ साथ ये बात करेंगे कुछ वजीर दाखिला शेख रशीद साहब के हवाले से। उन्होंने अंदिया दे दिया है कि दारुल हुकूमत में फौज को तलब कर लिया जाए क्योंकि मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो काफ़ी खतरनाक नजर आ रही है। 27 मार्च को इस्लामाबाद डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने जोरों शोर से तैयारी करना शुरू कर दी है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे हैं, अपने कारकुनान को तैयार रहने की हदायत कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने OIC के इजलास के बाद जो है वो अदम एतमाद के हवाले से इजलास जो है वो हाउस में बुलाना है और इसी के साथ साथ अलीम खान साहब जो हैं वो लंदन में मौजूद है, लेकिन उनके साथ फवाद चौधरी साहब, परवेज खटक साहब और आमिर कियानी साहब जो है मुसलसल राब्तों में नजर आ रहे हैं। काफ लीग जो है वो इन फ्यूचर क्या करने जा रही है। परवेज इलाही साहब मजीद हैं कि मुझे वजीर आला पंजाब बनाया जाए, ख्वाह वो हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से हो, लेकिन अभी तक अपना मौकफ उन्होंने सामने नहीं लाया कि वो किसकी सफ में मौजूद हैं। ये तमाम बातें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ पैनल में मौजूद है सीनियर एनालिस्ट हैं सलीम बुखारी साहब, सजाद बुखारी साहब और फयाज बड़ाई साहब। सजाद बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, शहर इख्तिदार का जो है वो रुख सबने कर लिया हुआ है और इस शहर इख्तिदार की हवाएं जो है वो काफी गरम गरम चलना शुरू हो चुकी हैं। मौसम बहार की आमद है लेकिन गर्मी जो है वो काफी जोरों शोर पर जा चुकी है। वजीर आजम इमरान खान साहब हो या अपोजिशन हो, अवामी राब्ते करती हुई नजर आ रही है और डी चौक पर 27 तारीख को जलसा होने जा रहा है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत शुक्रिया। और आपके ही शो में मैं पहले भी मुतादिद बार ये बात कर चुका हूँ कि आपने खिजा में तो पतझड़ का समा देखा होगा, लेकिन बहार में आप पहली दफा जो है पतझड़ को देख रही होंगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो पत्ते झड़ रहे हैं और बड़ी तेजी से झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो आपने अपने सवाल के अंदर इसका जवाब भी खुद ही दे दिया है कि यह एतराफ कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से कि उनके पास अब एतमाद को बचाने के लिए जो है कोई एतमाद नहीं रहा, यानी किसी पार्लियामेंटेरियन का अब एतमाद नहीं रहा। और मैं आपको एक खबर भी देता चलूं कि हमारे पास कुछ इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है कि 2 विफाकी वज़रा 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह दें। अच्छा। और खुद अब आज असद कैसर साहब की बॉडी लैंग्वेज, थोड़ी देर कबल आपने देखा कि असद साहब की जानिब से बयान जारी हुआ और उन्होंने अपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वेलकम कहा है और उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक जमहूरी अमल है, तो इसमें मैं किसी किस्म का कोई खलल नहीं पैदा करूंगा। क्योंकि आज इनके जो कुछ कवानीन माहिर हैं और कुछ जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने आज इनको ये मशवरा दिया है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख के ये मशवरा दिया है कि ये आर्टिकल 63A जो है, इसकी खास तौर पर अगर आप इसको पढ़ें तो इसमें एक 1 है ए, फिर उसके बाद 1, 2, 3 है जो जिसपे ज्यादा फोकस रहा है आर्टिकल 63A का, जिसमें किसी भी मेंबर का मिसाल के तौर पर उसको डिसीट करने के तरीकाकार क्या मुख्तस किया गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी को जुर्म करने से पहले फांसी की सजा नहीं दे सकते जब तक वो जुर्म का मुर्तकिब ना हुआ हो। तो इस वक्त ये एतराफ किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा हुकूमत को करना नहीं चाहिए था। जो एग्रेसिव टोन नजर आई है हमें वज़रात की, और खासतौर पर यहाँ पे सॉरी कतई कलामी की मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर एक ये भी बनता है कि अगर देखा जाए अपोजिशन इस बात पे बाज़िद है कि हुकूमत फेल हो चुकी हुई है, तो फिर जब टाइम ही इतना थोड़ा रह चुका हुआ है, इस वक्त तहरीक अदम एतमाद को लाना और इस तरह की हरकत करना, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता कई रोज पहले पार्लियामेंट लॉजेस में जो कार्रवाई की गई, अपने कारकुनान को वहां ले जाया गया और फिर लीडरान वहां पे खुद नहीं भी मौजूद थे। ये तमाम तरफ अगर देखा जाए तो क्या किया जा रहा है? और जब कभी भी इस तरह की कोई सिचुएशन पाकिस्तान में होती है तो माजरत से एक बात लाजमी कहनी पड़ती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट लाजमी शो करता है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, आपने सॉरी मैं माजरत चाहूंगा, आपका सवाल बड़ा आम सवाल है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल सवाल है आपका, ट्रेडिशनल, जो हमेशा कोई इस तरह की मूव आती है तो हम हिंदुस्तान को और फिर उसके बाद रा को, फिर उसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की चैलेंजेस को बीच में डाल देते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 14 अगस्त 2014 को ताहिरुल कादरी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कज़न थे, जो आजकल मंजर आम पे नहीं है,
इन्होंने लाहौर से जो है धरने का आगाज किया था और वो भी 14 अगस्त का दिन था, बड़ा अहम दिन था। और अब 23 मार्च भी बीच में से गुजर रही है, क्योंकि हमें 21 और 29 के बारे में जो है खबरें हम तक पहुंच रही हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, और आपने कहा कि अभी इतने कम मुद्दत रह गई है, तो 2014 में तो अभी तक मुद्दत शुरू भी नहीं हुई थी पीएमएलएन की, और दावा बोल दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, फिर एफआईए का बीच में नाम आया, फिर कहा जी 4 हल्के खोल दें, हल्के भी खुल गए। हल्के खुलने के बाद भी सूरत हाल सामने आ गई। लेकिन अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि यहाँ पे अवाम यानी हुकूमत का जो काम है, हमारी मेजॉरिटी यानी मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है, जिसको अशियाए खुर्दनोश का मसला है, जिसको इस वक्त जरूरियात जिंदगी का मसाइल है। बुखारी साहब, एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात करूंगी कि जहां से मैं उनकी खबर को कोट करूंगी, इस वक्त जो महंगाई की रेशो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में बढ़ी है। और खुद शाहिद हकान अब्बासी साहब इस बात को तस्लीम करते हुए नजर आते हैं कि पूरी दुनिया में आलमी मार्केट की जो है उसमें एक तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो खान साहब, पेट्रोल की और तेल की कीमतें कैसे कम कर रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको ये बड़ी आपने एक और टेक्निकल आपने सवाल पूछा है, मैं थोड़ा सा आपको इसका टेक्निकल जवाब भी दूंगा। जिस वक्त पेट्रोल 92 जो था ना डॉलर पर बैरल था, तो उस वक्त इस मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस 84 रुपीज थी, और आज अगर ये 100 से अबव है तो 160 रुपीज या 150 रुपीज, यानी आप 10 रुपए कम करके, ये तो बिल्कुल वही वाली बात है कि मतलब अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हम तो जर्नलिस्ट है, हमारी तो जर्नलिस्टिक अप्रोच है, हम तो उन चीजों को देते हैं, हकायक को सामने देकर रख के बात करते हैं। इस वक्त जो वोटर और खास तौर पर ये मुंतखब नुमाइंदों ने जो वोटर के साथ सुलूक किया है ना, उसका अब रिजल्ट सामने आने लगा है, क्योंकि अवाम ये चाहती है कि अवाम को उनकी जरूरियात यानी उनकी दहलीज तक उनको मिले। अब लोकल बॉडीज के सिस्टम को आप देख लें कि इसके अंदर कितना बड़ा दरार डालने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन, तमाम बाय इलेक्शन जितने भी हुए हैं, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन बुखारी साहब, जर्नलिस्टिक अप्रोच के मुताबिक अगर देखा जाए तो फिर आप मेरी बात से मुझे लगता है कि कुछ हद तक लाजमी मुत्तफिका तौर पर इस बात को मानेंगे कि हमने अमूमन एक रवायत पाकिस्तान में देखी है कि जब हुक्मरान जमात जो होती है, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हो, हमेशा वो ज़िमनी इंतखाबात हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, वो जीतते हुए नजर आते हैं। ये वाहिद जमात नजर आती है जो ना ज़िमनी इंतखाबात में जीतती हुई नजर आती है और ना ही बल्दियाती इलेक्शन में जीतती हुई नजर आती है। इस बात को तो मानेंगे, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हो रहे हैं ना? मैं यही कह रहा हूँ आपको, मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी है। और उसमें फिर अगर आप ये कह दें कि देखिए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चाहे ये आखिरी 4 मामलों, नवाज शरीफ को सजा कब हुई थी आपको याद है? नवाज शरीफ की गिरफ्तारी कब हुई थी ये आपको याद है? वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ ये सब कुछ हुआ था, कब हुआ था? देखिए, अगर आप किसी को अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे और आप किसी पे दावा बोलेंगे तो फिर टिट फॉर टैट होगा, क्योंकि अपोजिशन जो है उसने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। ये काम तो हम यूसुफ गिलानी साहब के साथ भी कर चुके, बिल्कुल किया है। देखिए, ये जो आज जितनी जमातें हैं ना नजरियात इकट्ठी हुई हुई है, या इन्होंने एक पीडीएम की शक्ल में एक तहरीक मूव चलाई है, ये कल आपको अलग-अलग नजर आएंगी, क्योंकि ये नजरियात सबके अपने हैं। देखिए, भुट्टो की आइडियोलॉजी अलग है, नवाज शरीफ की आइडियोलॉजी अलग है, मुफ्ती महमूद की आइडियोलॉजी अलग है, इसी तरह खान अब्दुल समद खान अचकजई की अलग है, गौस बख्श बिजंजो की फैमिली की अलग है, अताउल्लाह मेंगल की अपनी आइडियोलॉजी है। इनका फिलहाल जो टारगेट है वो हुकूमत को 20 सीट करना है, हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए फारिग करने के बाद ये सब के सब अपनी अपनी डगर पे चल पड़ेंगे। ये सब के अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने नजरियात हैं। लेकिन इस वक्त जो इनका टारगेट है वो हुकूमत है। और मेरी जाती राय ये है इस वक्त, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में मौजूद हूँ, मुझे लगता है कि ये हुकूमत को अब हम ये कहेंगे कि एक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये भी कहेंगे कि एक थे वजीर आजम इमरान खान। मुझे सिर्फ आखिर में इतना बता दीजिए बुखारी साहब, जैसे आपने कहा कि अब लोग जो हैं वो अपनी दहलीज पर अपनी ज़रूरियात को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि स्टैंडर्ड हमने बहुत हाई कर दिया, अपोजिशन ने भी बड़ी बातें कर ली, मरीम औरंगजेब साहिबा हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, या खुद मरीम नवाज साहिबा हों, या शाहिद हकान अब्बासी साहब हों, जिस बंदे ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, एक तो इस्लाम के रंग को ढालने की कोशिश की गई, मौलाना साहब ने जहाद फी सबीलिल्लाह का नाम देकर अपने कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत कर दी, और दूसरी जाने पर अगर देखा जाए, अगर हम आवाम के स्टैंडर्ड इतने बुलंद करना शुरू हो चुके हैं तो क्या अपोजिशन लोगों में को डिलीवर करने में कामयाब रहेगी? आप किस अवाम की बात कर रही हैं? ये बेचारी अवाम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मी आई एम स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, ट्रक की बत्ती के पीछे तो हमें कोई भी लगा लेता है और बड़ी आसानी से लगा लेता है। इंतखाबात से कबल जो होते हैं सबके पास जादू की छड़ी होती है। तब्दील करेगा फिर हम कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगते रहेंगे, ख्वाह वो ट्रक मौलाना फजल रहमान साहब का हो या शहबाज शरीफ साहब उसके ड्राइवर हो या कोई भी उसका ड्राइवर हो। जी हाँ, देखिए, ये बत्ती के पीछे हम तब तक लगते रहेंगे जब तक हमें आवाम सियासतदानों पे एतमाद रहेगा। खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक जिस दिन
अवाम का एतमाद खत्म हो गया सियासतदानों से और एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया। उस दिन जो है फिर ये हुक्मरान भी अपनी खैर मनाए और फिर हम उन्हीं कुव्वतों को जिनको कहते हैं जिन्होंने शब खून मारा, फिर ये भी हम नहीं कह सकेंगे कि उन्होंने शब खून मारा, उनको हम खुद अपने हाथों से मौका देंगे और तैयार हलवा हम बनाकर उनको देंगे कि आके खा लें। सही, बहुत शुक्रिया आपका। फयाज बड़ाई साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी। सुजात बुखारी साहब ने कहा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार की जो हवाएं हैं वो किसी और रुख की तरफ चल पड़ी हैं। सर, सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमने देखा कि अवामी राब्ते जो है वो बहाल कर दिए गए, वो अपोजिशन ने भी की है, वो हुकूमत ने भी की है, इत्तेहादी जमातों से भी मिलना शुरू कर दिया। इमरान खान बजाते खुद जाके मिलते रहे, तमाम लोगों के साथ वो पर्सनली खुद डील कर रहे हैं और यही जिम्मेदारी उन्होंने पंजाब के सीएम जो हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब उनको भी सौंपी हुई है। यही काम अपोजिशन भी कर रही है। सर, इत्तेहादी ग्रुप कहाँ जाएंगे और बिलखुसूस काफ लीग कहाँ जा रही है? क्योंकि परवेज इलाही साहब जो हैं वो खुद वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म चाहे वो कोई भी प्रोवाइड कर दे, लेकिन उनकी जिद जो है कि मैंने वज़ीर आला ही बनना है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फ़ायदा भी आपकी बात हो रही थी बुहारी साहब से महंगाई के हवाले से। अब महंगाई बहुत दूर चली गई है, महंगाई की बातें अब बिल्कुल किसी पिछले खाने में चली गई। अब तो सियासत कुछ और दिखा रही है, सियासत के रंग बड़े डिफरेंट हो गए और बिल्कुल एक नई सियासत इस वक्त आजकल के दिनों में आप देख रही हैं, मीडिया पे शोर है, सियासतदान किस तरह एक दूसरे से मिल रहे हैं और क्या बातें हो रही हैं और क्या थिंकिंग, क्या सराइयाँ और क्या क्या सोचा जा रहा है। पूरा एक शतरंज का खेल खेला जा रहा है और शतरंज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ तो कई बादशाह है, कई वज़ीर आज़म हैं और कई घोड़े हैं और घोड़ा कभी 1.5 चाल चलता है, कभी 2 चालें चल रहा है, कभी 1 चाल चल रहा है। हर तरह से आप ये सियासत को समझें कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, क्या नतायज आ रहे हैं। और अभी देखिए कि प्रेस टॉक हुई है अभी पीटीआई की तरफ से, उन्होंने कहा जी 27 मार्च को हम टी चौक में बहुत बड़ा जलसा करेंगे, लोगों का समुंदर होगा। सिंपल सा सवाल ये है कि आप एक आइनी जंग में हैं, एक आपके पास आइन के तहत आपके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई है, आपने इसको कौमी असम्बली में आइन के मुताबिक लड़ना है। अब हुकूमत में आपने डी चौक में ये इलेक्शन लड़ना है। क्या डी चौक में 10 लाख बंदा आने से आपका जो वो आपकी तरीके अदम एतमाद वापस हो जाएगी, आप अपने मौक़िफ़ में कामयाब हो जाएंगे? ये किस तरह की सियासत है और कहाँ जा रहे हैं ये लोग? सोचने की बात ये है कि जो मकसद आप अपने एमएनए से मिलें, आप अपनी इत्तेहादियों से मिलें, आप उनको साथ लेकर ऐवान में हैं। लेकिन बड़ाई साहब, आपने जैसे बिल्कुल बात ही में कथा कलामी की माजरत चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ पे देखा जाए इस वक्त जो है वो करंटली सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट हैं सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहता है आपका एनालिसिस इस वक्त पाकिस्तान की जो करंटली सिचुएशन बन चुकी हुई है? अवामी राब्ते जो हैं वो दोनों तरफ से बहाल कर दिए गए हैं, वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। 27 मार्च की तारीख दे दी गई है, डी चौक पे जलसा किया जाएगा। इन तमाम सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? मैं काफी अरसे से इस शोबे के साथ जुड़ा हुआ हूँ, 50 साल से ऊपर का अरसा हो गया। मैंने आज तक जिंदगी में कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी है कि हुकूमत वक्त जो हो वो अपने एमएनएस को पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए एक बड़ा जलसा करे और ये धमकी दे कि आप लोगों ने वोट देने के लिए यहीं से गुजर के जाना है और यहीं से आपने वापस जाना है। ये मेरी जिंदगी का पहला और अनोखा तजर्बा है। हुकूमत के जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं या इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, वो एक चीज साबित कर रहे हैं साथ साथ कि उनकी पोजीशन बहुत कमजोर है, क्योंकि एक कमजोर पोजीशन वाला आदमी ही इस तरह की प्लानिंग करेगा। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट हो कि उनके एलाइज उनके साथ खड़े हैं, उनकी अपनी पार्टी में कोई जोर शोर नहीं है, तो फिर उनको इस तरह के इकदाम करने की जरूरत नहीं है। मुझे यूं लगता है कि उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनकी अपनी पार्टी जो है वो एज ए वन पार्टी तमाम तर उनके जो एमएनएज हैं जो इलेक्शन लड़के जीत के आए थे वो एक जगह खड़े हैं कि नहीं। आप पंजाब की तरफ पलट के देखें तो यहाँ आपको 2 ग्रुप लगेंगे, एक अलीम खान का ग्रुप है, दूसरा जहांगीर तरीन का ग्रुप है। एलाइज का हाल आपके सामने है। वो आज तक ये फैसला नहीं कर सके कि उन्होंने किसका साथ देना है। वो अपोजिशन की जमातों को तो यकीन दहानियां करा रहे हैं कि जी हम इंशाल्लाह वक्त के ऊपर आपके साथ अलायंस हमने करनी है नहीं करनी इसका फैसला करेंगे, लेकिन किसी एक भी अलाई ने अब तक हुकूमत को ये यकीनदानी नहीं कराई है कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बुखारी साहब, अगर इमरान खान साहब के जलसों में तकरीर को सुना जाए तो उनके मुताबिक तो वो बड़े पुरुमीद नजर आते हैं, बड़े पुरएतमाद भी नजर आते हैं कि अगर हाउस में जिस दिन वोटिंग की जाएगी तरीके एतमाद के हवाले से, शेख रशीद साहब भी इस वाले से पुरुमीद है कि जी आप देखिएगा कि वोट हमें पड़ेंगे, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, बल्कि वो इस बात पे भी क्लेम करते हैं कि आपकी सफों में भी जो लोग हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे। जी, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जलसों के पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना, ये वोटर नहीं होते जी। इन्होंने नहीं पार्लियामेंट के अंदर जाके वोट देना। जलसे तो अल्ताफ हुसैन कम करता था, जलसे जो है मरियम नवाज ने छोटे किए हैं।
जलसों से कहाँ पता चलता है कि वोट पड़ना है कि नहीं पड़ना है। तो जलसे तो ठीक है, हो रहे हैं, लेकिन आप उस जलसों के अंदर ये देखिए कि उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जलसे किए, वो छोटे जलसे थे। तो जलसों से तो ये तय नहीं होगा कि हुकूमत कितनी कामयाब और कितनी स्ट्रांग खड़ी है। असल में रवैयों से पता चलेगा आपको। जिस तरीके की मुलाकातें अब हुकूमती सतह पर हो रही हैं या हुकूमत के लोग कर रहे हैं, उनसे आपको एक इशारा जरूर मिलता है कि ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। मैं ये नहीं कह रहा कि अपोजिशन जो है वो जीत जाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में इमरान खान साहब को फारग कर देगी। मैं तो आपको सरफेस पे जो कुछ नजर आ रहा है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह की हमें कोशिशें नजर आ रही हैं पीटीआई और पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स की तरफ से, वो ये इंदिया दे रही हैं कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है जरूर। सही। अच्छा बुखारी साहब, एक तरफ पे जहांगीर तरीन साहब हैं जो अपना ग्रुप बना रहे हैं, अलीम खान भी उनके साथ शामिल हैं और इस वक्त अलीम खान जो है उनके साथ राब्ते करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। परवेज खट्टक हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, आमिर कियानी साहब हैं जो मुसलसल उनके साथ राब्तों में हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंदन में वो मौजूद हैं। आप इस ग्रुप को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको जहांगीर तरीन का पूरा केस जो है वो रिकॉल करना पड़ेगा। आपको याद है जब उनको निकाला गया था, जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, जब पार्टी और खासतौर से इमरान खान साहब ने उनसे दूरी इख्तियार की थी आटे और चीनी के स्कैंडल की बुनियाद पर, उस वक्त हुकूमत के वजीरों ने, हुकूमत के तर्जमानों ने, हुकूमत के मशीरों ने उनकी जाते शरीफ के बारे में क्या क्या इरशादात फरमाए थे। मैं तो हिम्मत नहीं है उनको दोहराने की। यहाँ उनकी बेगम के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई थी वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो जब दूरियां इतने देर तक कायम रही हों, 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, उस वक्त तो किसी को नहीं सूझी उनको मनाने की। अब जब वो समझ रहे हैं कि उनसे शायद खतरा लाक है कोई, कि वो दूसरी तरफ में चले जाए, तो अब मनाने के लिए अगर वो मान जाए, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे वो मान जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी मुश्किल है। सही। अच्छा बुखारी साहब, लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके साथ राब्ते अपोजिशन भी मुसलसल कर रही है और हुकूमत भी कर रही है। इस हवाले से हमने देखा कि बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो जाकर इत्तेहादी जमातों को मिलते रहे हैं। काफ लीग के हवाले से आपका क्या कहना है? क्योंकि परवेज इलाही साहब जो हैं वो चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उनको बनाया जाए। इस हवाले से उन्होंने अपोजिशन को भी अपनी यही राय दी है और हुकूमत से भी उनका यही मुतालबा है। अलीम खान ये चाहते हैं कि ये जो चेयर है वो उनके हवाले कर दी जाए, ये ओहदा वो संभाल लें। आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से काफ लीग का क्या किरदार रहेगा और काफ लीग जो है क्या वो खैराबाद कह चुकी हुई है? देखिए, गुजारिश ये है कि काफ लीग को अपना मुफाद देखना है। आप माजी की तारीख उठा के देख लीजिए, उन्हें अगर तावन करना पड़ा तो जनरल मुशर्रफ से भी तावन किया हुआ, मिलिट्री डिक्टेटर। तावन करने की बात है तो वो उस वक्त भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तावन करने की बात है तो वो इस वक्त भी पीटीआई के साथ तावन कर रहे हैं। तो उनको तो ये देखना है कि उनका मुफाद कहाँ है जी। असल बात अब ये है कि अगर ये 1.5 साल किसी तरीके से हुकूमत पूरे करते भी है, तो अगला इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें लोगों को अपनी अपनी टिकटों की फिक्र है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो शायद पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, और अगर इसको हम तस्लीम कर लेंगे, बात ठीक है, तो फिर हमें वो बात समझ आती है जब नून लीग ये दावा करती है कि 20 से ज्यादा लोगों ने हमसे राब्ता किया है और हमसे ये अंडरटेकिंग मानी है कि आप अगर हमें अगले इलेक्शन की टिकट दे दें तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ एलाइज के अलावा, जो अंदर में पीटीआई के ग्रुप है उनके अलावा। तो आप जरा ओवरऑल देखिए तोड़ फोड़ के कितने मुख्तलिफ पहलू हैं। एलाइज राजी नहीं है, मुकम्मल तौर पर अभी समायत का ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर डिवीजन है और कुछ MNA जो हैं वो मुनर्रफ हैं, उनके लिस्टें नाम छप चुके हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो वीकर विकेट के ऊपर तो हुकूमत अपने आप को खुद साबित कर रही है कि मैं वीकर विकेट पे हूँ। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। बुखारी साहब, आपका माशाल्लाह से एक खास तजर्बा है, आप एक सहाफ़त से तवील अरसे से आप मुंसलिक हैं और आपने काफ़ी अदवार जो हैं वो बनते भी देखे हैं और टूटते भी देखे हैं। इस वक्त करंटली हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपोजिशन अगर डिलीवर करने में नाकाम हो जाती है तो अपोजिशन का क्या फ्यूचर होगा, और इसे करंटली गवर्नमेंट के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या एडवाइस होगी ऐसी खास कि जिसके जरिए खान साहब जो हैं वो अपने आप को एक स्मूथली तरीके से इस ट्रैक पर लेके चल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, देखिए 3.5-4 साल तक इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे और पीडीएम भी बनी, आपको याद है 13 जमातों की अलायंस थी, फिर वो टूट भी गई, तो उस वक्त भी कुछ नहीं हो सका। मेरा ये मानना है जाती तौर पर कि जब तक हालात में कोई रेडिकल तब्दीली ना आए, अपोजिशन की वो जमातें जो नजरिए के एतबार से मुख्तलिफ हैं, जो तारीख के एतबार से मुख्तलिफ हैं, जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाती रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो अगर एक पेज पर आ जाती हैं तो कोई ना कोई कुव्वत तो उसके पीछे है उनको एक पेज पर लाने के लिए। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि अगर इमरान खान साहब सर्वाइव कर भी जाते हैं
तो जिन वजूहात की बिना पर अपोजिशन को ये कुव्वत मिली, खासतौर से महंगाई के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से, तो क्या वो इस 1.5 साल में अपने वो सारे 3.5-4 साल का गुजरा हुआ अरसा जो जाया हो गया है उसको वो मेकअप कर पाएंगे? और क्या उनके पास वो टीम है जो उनको सेल थ्रू कर देगी इस 1.5 ईयर से? द आंसर इज नो। उनकी टीम ने अपने लीडर की तरह 3.5-4 साल सिवाय पिछलों के मरसिए नोहे और कसीदे पढ़ने के कोई काम करके नहीं दिया। कोई एक वजीर बता दे जिसने आके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा हो कि मेरी वजारत ने ये बेहतर काम कर दिया है। जब सुनो उनसे चोर चोर, डाकू डाकू, डाकू डाकू, वो कहते कहते अब लोगों का इतबार उठ गया है उनके ऊपर से। उन्हें चाहिए था और अब भी चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पर, अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें, क्योंकि लोग अब इतने बेवकूफ नहीं रहे हैं जिन्हें सिर्फ नारों और स्लोगन के जरिए जो है वो अपने साथ उनकी हमायत को हासिल किया जाए। लोग सोशल मीडिया के आने से, लोग थोड़ा सा एजुकेशन लेवल बढ़ने से अब सियाने हो गए। सही। बहुत स्ट्रिक्ट नस्लीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जी किस तरह से करंटली सिचुएशन बन चुकी हुई है। बात उन्होंने बड़ी दुरुस्त की है फयाज वड़ाई साहब, जैसे उन्होंने कहा कि हालात जो हैं वो काफ़ी कठिन हो चुके हुए हैं। ऐसे पहले कभी पॉलिटिकली देखा नहीं गया जिस सिनेरियो से करंटली मुल्क जो है वो गुजर रहा है। और जैसे उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि एक माजरत के साथ उनके ये अल्फाज थे कि जो कारकर्दगी रही है वज़रा की वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग्स पर रही है और चोर चोर के अल्फाज जो हैं इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता रहा है। कारकर्दगी जीरो थी और आवाम को अगर डिलीवर नहीं किया तो कैसे इनको आप अप्रोच करेंगे? तो आप क्या समझते हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? फ़ायदा बिल्कुल सही बात की है भारी साहब ने कि इस वक्त हालात जो हैं बहुत ख़राब जा रहे हैं। कुछ सियासत में कुछ चीज़ें ऐसी सामने नज़र आ रही, मुझे तो कोई बहुत अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। देखें दोनों, अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट का भी एक प्लान है, ए प्लान जो है ना वो ये है कि किसी तरह अदम एतमाद की जो तहरीक है इसको नाकाम बना दिया जाए। इसी तरह अपोजिशन का जो पहला प्लान है वो ये है कि किसी भी तरह, चाहे इत्तेहादियों कुछ देकर लेकर, और किसी भी तरह इस तहरीक को कामयाब बनाया जाए। सही। लेकिन दोनों सूरतों में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। मैं आपको बात बता दूं फ़ायदा कि अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है तो अपोजिशन इसको तस्लीम नहीं करेगी। जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है कि तमाम कारकुन तैयार है और इस्लामाबाद आने की तैयारी करें, वो कोई भी बहाना बनाकर किसी तरह भी मुल्क में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि खान साहब को टिकने नहीं देंगे और कहेंगे कि उनके साथ जाती है। और अगर तहरीक कामयाब होगी तो खान साहब भी उसको नहीं मानेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूँ। खान साहब भी कहेंगे कि उनके साथ रहती हुई है, उनको तो गवर्नमेंट नहीं दोनों ही सूरत हाल के अंदर जो है वो कशीदगी रहेगी। यही तो सूरत हाल है। आप जिस तरह देख रहे हैं जलसों में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ जिस हद तक चलेंगे। सियासत में कभी ऐसा हुआ है? सियासत जमहूरियत क्या है? जमहूरियत तो रवैये का नाम है कि आपके कितने तहजीब वाले रवैये हैं, आपका मिलना बिछड़ना और बात करना, एक दूसरे से आर्गू करना किस तरह है। वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद ने जो है वो इस वक्त अंदिया दे दिया हुआ है मुल्क में जो करंटली सिचुएशन बन चुकी है, इस हवाले से वो फौज को तलब करना चाह रहे हैं दारुल हुकूमत के लिए। फ़ायदा बात बिल्कुल ये है कि दोनों अपोजिशन और हुकूमत जिस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, दोनों, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ, दोनों चाहते हैं कि उनकी कामयाबी हो जाए और दोनों नाकामी की सूरत में ऐसे हालात पैदा करने चाहते हैं कि ना उनके कुछ हाथ में आए ना दूसरे के हाथ में कुछ आए। ये सूरत हाल आप देखेंगे। और जिस तरह उनकी आप तैयारियाँ देखें, जिस तरह वो जलसे कर रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि आदम एतमाद की तहरीक जैसे होंगे उससे एक दिन पहले वो एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे, इंसानों का समुद्र इकट्ठा करेंगे। हुकूमत अगर डी चौक को बुला कर रही है, हुकूमत डी चौक में इतना बड़ा जलसा और अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन भी इसी तरह के इशारे दे है कि वो भी करेंगे। और ये अंदर की बात यह है कि दोनों ने तय कर लिया है कि दोनों ने अपनी हार को नहीं मानना, वो किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। और जो शेख साहब ने कहा है हालात उस तरफ जाएंगे कि दोनों को नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत में ये जो रवैया अब आ गया ना कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो फिर हम किसी दूसरे को भी नहीं लेने देंगे, दूसरे को भी कुछ नहीं मिलेगा, वो मैं समझता हूँ कि ये खतरनाक बात है। ये बहुत खतरनाक बात है। इससे जमहूरियत को नुकसान होगा, पूरे सिस्टम को नुकसान होगा। और वो जो आप बात कर रही थी महंगाई तो बहुत पीछे रह जाएगी, चीज़ें बहुत आगे चली जाएंगी। तो बड़ी सोच समझ के साथ मैं समझता हूँ कि इनको जमहूरी अंदाज में अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो एक अदम एतमाद की तहरीक है उसको जो एक आइन के तहत जो कार्रवाई है स्पीकर साहब उसको निपटाएं, जो भी रिजल्ट आए उसको माने। लेकिन जो उनके रवैये आप जलसों में देख रही हैं, जो ओवरऑल उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, और आप देख रही हैं कि वो तो किसी कानून और आइन की बात नहीं रही। वड़ाई साहब अगर हम बात करते हैं आइन और कानून के हवाले से भी तो यहाँ पे एक बात जो है वो काफ़ी अहम जो बात है वो है OIC का इजलास।
ओआईसी के इजलास के बाद ही अदम एतमाद के हवाले से जो तहरीक, इस हवाले से इजलास जो है वो पार्लियामेंट में बाद में बुलाया जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब कभी भी ओआईसी का इजलास करीब होता है तो उसी वक्त कुछ ना कुछ करंटली हमारे मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन चल रही होती है कि जिस पर उसका इम्पैक्ट काफ़ी ख़राब पड़ता है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप देखें कि हम आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं। ओआईसी का जो अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा है, जिसमें एक्सपेक्टेड हैं कि क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरब के वो भी आएंगे, और जो चीज़ें हैं 23 मार्च की परेड हो रही है, इतनी अहम परेड, इतना अहम कौमी दिन है हमारा, पूरी मुसल्लह अफवाज वहाँ पे परेड करती है। तो 2 इतने अहम दिन हो रहे हैं और हमारे मुल्क में जो इस वक्त शोर मचा होगा, जो जिस तरह सियासत मुश्किलात में, अब तो हर बंदा ये सोच रहा है कि पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जिस तरह ये अब जी मैं तो हैरान हूँ कि तारीख अदम एतमाद पेश हुई है या इलेक्शन हो रहा है। ये ऐसी जो तैयारियाँ हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, कभी आफसाबाद में देख रहे हैं, कभी मेलसी में, कभी कहीं जलसा हो रहा है। इसी तरह अपोजिशन जिस तरह कर रही है, ये तो लग रहा है जैसे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हालांकि ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन जो है ये तो पार्लियामेंट के अंदर है। तो इनको पार्लियामेंट रवैये के साथ पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनसे रब्ते करने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और अपना अपना जो भी मौक़िफ़ है उसके साथ चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त जुर्रत का मुज़ाहरा करना चाहिए और उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इस तारीख को जो भी अदम एतमाद के खिलाफ पेश हुई है उसको ऐसे तरीके से आइन के दायरे में रहकर इसको अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। और अगर प्राइम मिनिस्टर ही जलसे करेंगे और लोगों को रोकेंगे और इस तरह की सूरत हाल पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान जो है ये दोनों को होगा। दोनों ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करना है दुनिया में इस वक्त। अच्छा बड़ाई साहब, ये तो आपने बता दिया कि अपोजिशन का किरदार कैसा होना चाहिए या मौजूदा जो हुकूमत की तरफ से किरदार है वो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर एक अहम सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि इस वक्त करंटली मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं शाम को 7 से लेकर रात को 11 बजे तक जो एक मीडिया के ऊपर एक जो जंग चल रही होती है, क्योंकि अदलिया का कोई फैसला हो उसको भी मीडिया पर ही डिस्कस किया जा रहा होता है, या मुल्क की करंट कोई सिचुएशन हो उसे भी हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारा किरदार क्या होना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑलरेडी एक मुश्तिल सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, मुल्क में नारकी फैलाने से हमने बचाना है, तो इस हवाले से हमारा किरदार क्या हो? बड़ी अच्छी बात की आपने फ़ायदा। देखिए मीडिया पे तो इस वक्त रौनकें लगी हुई हैं, वो तो तमाशे से ज़्यादा तमाशा लगा रहे हैं, वो तो बात से ज़्यादा बात को आगे बढ़ा रहे हैं और उधर की बात उठाकर उधर लगा रहे हैं। और वो तो लग रहा है कि जैसे जब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर गालियाँ देते हैं तो मीडिया कहता है ये गालियाँ क्यों दे रहे हैं, अगर वो गालियाँ नहीं देते तो मीडिया कहता है। अच्छा बड़ाई साहब, माजरत के साथ बल्कि यूँ लग रहा होता है कि जैसे कुछ चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन चैनल्स के, लेकिन मालूम पड़ रहा होता है कि ये चैनल जो हैं वो हुकूमत की सफ के हैं और ये चैनल जो है अपोजिशन के साथ हैं। हाँ, चैनल तो दूर की बात है। अब अगर आप किसी एंकर को देखें, बात करने वाले को देखें, तो आपको उसको पता चल जाएगा कि ये किसके हक में बोलेगा, ये किसके खिलाफ बोलेगा। वही बात मैं जो कह रहा था कि अब तो वो चाह रहे हैं कि किसी तरह, मतलब देखें ना, मैं अभी बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर जलसे में गालियाँ दी, शाम को बैठकर सब कहेंगे ये बुरी बात है। कल उन्होंने गालियाँ नहीं दी आफसाबाद में, तो सारे चैनल्स कह रहे थे कि आप खान साहब डर के हैं, अब हालात उनके हाथ पे लिए हैं, मतलब वो किसी तरफ जाने नहीं दे रहे, किसी हाल में खुश नहीं है, किसी हाल में वो खुश नहीं है। वो चाह रहे हैं कि तसादम बढ़ता रहे, बातें होती रहे, और जो भी अगर अच्छी बात हो तो उसको भी किसी की कमज़ोरी बनाकर इस तरह पेश करते हैं कि वो कहता है कि हाँ ये वाकई मेरे में कमज़ोरी होगी, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो अभी जो आपने बात की, इससे पहले आपने सवाल किया था अपना इत्तेहादी जमात काफ लीग के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि आप पिछले कई दिनों से जो गुलबर्ग में चौधरी साहब का घर है वो सियासत का मरकज़ बना हुआ है। आपने देखा है कि जरदारी साहब के हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं, इवन दो शहबाज शरीफ साहब को जाने पे मजबूर कर दिया इतने अरसे के बाद। और सियासत में अब वो घर बिल्कुल पूरे मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और इस वक्त जो हालात हैं कि जिस तरह आप कह रही थी कि चौधरी परवेज़ अली साहब ने वजारत मांगी है, तो अभी तक जो मेरी इतलात हैं और जो हुकूमती अरकान जो उनसे मिले हैं और जो अपोजिशन भी वाले भी मिले हैं, चौधरी साहब या उनके घर के किसी फ़र्द ने खुद वजारत आला का मुतालबा नहीं किया। ये चौधरी साहब के घर वाले भी कह रहे हैं और जो लोग उनसे मिल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस हवाले से यकीनन अपना किरदार अदा कर रहे होंगे कि इनको वजारत आला दी जाए। और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने जो कल बात की है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि असम्बलियाँ वक्त से पहले टूटें, और वो चंद दिन के लिए वजारत आला भी नहीं लेना चाहते। वो चाह रहे हैं कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, कि अगर उनको वजारत आला मिलती है तो वो 1.5 साल पूरा करें। तो उनकी जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है MQM के साथ, और मैं समझता हूँ कि उनके थोड़े से आपस में ख्यालात और बातें मिलते भी हैं।
और वो किस तरफ जाती है, कितनी अहम मुलाकात है। एक चौधरी परवेज़ लाई साहब की मुलाकात एक्सपेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर से भी और शहबाज शरीफ से भी, तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई हैं। चौधरी साहब ने ये तो वाज़े बता दिया है कि काफ लीग ने ये फैसला कर लिया कि हमने किसके साथ जाना है, हमने हुकूमत के साथ जाना है या अपोजिशन के साथ जाना है, ये उन्होंने फैसला कर लिया। लेकिन सर वो फैसला भी लेकिन अब अनाउंस बताना नहीं किया जा रहा, क्योंकि देखिए अपोजिशन है वो समझ रही है कि शायद काफ लीग उनके साथ है और हुकूमत भी इस बात पे पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि काफ लीग हमारे साथ है। अब देखिए ये काफ लीग की सियासत है, सियासत के वो आपको जानते हैं कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के वो बड़े बादशाह हैं, चीज़ों को जिस तरह वो बना लेते हैं, चीज़ों को जिस तरह वो सोचते हैं, देखते हैं, आने वाले कल को जिस तरह चौधरी साहबान चौधरी बरादरान चीज़ों को देखते हैं, वो सारे बंदों में ये फरासत नहीं है। तो उन्होंने जो फैसला किया है या करना है, किसकी तरफ जाना है, ये उनको पता है, ये उन्होंने बता दिया है। शायद उन्होंने ये भी बता दिया। बड़ाई साहब बड़ी खूबसूरत एक बात कहना चाहूँगी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मरियम साहिबा ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था और उनके ट्वीट के ऊपर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बतर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो इस देखिए इस वक्त जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है मुल्क की, वो यही बन चुकी हुई है कि अपोजिशन जो है वो आज उन लोगों से राब्ते कर रही है जिनसे कभी वो पहले मिला नहीं करती थी, जैसे काफ लीग से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं। आपने अच्छा किया मरियम नवाज का शेर पढ़कर उनका भी इस प्रोग्राम में जिक्र कर दिया। वैसे आजकल मरियम नवाज सियासत में इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा मुलाकातें भी नहीं कर रही है। इस सिलसिले में जिम्मेदारी उनके चचा ने जो ले ली है, चचा जिम्मेदारी ले रही है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बस ट्वीट कर देती हैं कुछ चीज़ों के बारे में अपने मौका को, लेकिन इस तरह वो एक्टिव नज़र नहीं आ रही। ना उन्होंने हो सकता है परवेज रशीद साहब जिनकी वो बातें काफ़ी मानती हैं, उन्होंने मना किया कि मरियम साहिबा से दबाव का वक्त नहीं है, ये वक्त जो है वो किसी और का मालूम होता है। ये भी हो सकता है कि वो ये समझते हो कि मरियम इस लेवल पे मुज़ाकरात नहीं कर सकती, जो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, डेप्थ से चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि ये बहुत, ये मैंने बताया ना कि ये एक ऐसा खेल जारी है कि एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक राय, एक एक बात को अहमियत दी जा रही है, कौन किस तरफ चला जाए सही, और कौन किसका मुतालबा क्या है, उसको किस तरह हैंडल करना है, किस तरह वादा करना है, किस तरह यकीन दहानियाँ करानी है। तो यकीनन इसमें मैच्योर लोग ही आ सकते हैं। मरियम शायद समझते होंगे कभी अभी इतनी मैच्योर नजर नहीं आती। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।